यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज भी मेरा काइनेटिक्स का लास्ट पोर्शंस जा रहा है और इस पोर्शंस में मैं पूरे के पूरे कवर कर चुका हूँ। इससे पहले भी मेरे पास 3 वीडियोस के सेट्स आपके पास आ चुके होंगे। ये पार्ट 4 वीडियो कहलाता है काइनेमेटिक्स का, IIT JEE मेंस एंड एडवांस का टुगेदर फॉर्म। चलिए इसी कड़ी में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2019 का ये क्वेश्चन है। क्या कहता है IIT JEE मेंस में कि भाई आपके पास एक क्यूब दिया गया हुआ A, B और A, तीनों साइड आप A और A साइड का है। इसकी ओरिजिन O पर है, आप इस फेस को देख सकते हैं ओरिजिन, एंड दिस OD इज द x एक्सिस, OF इज द y एक्सिस एंड OB इज द z एक्सिस। देयर इज अ सेंट्रल पॉइंट ऑन दिस फेस ABOD। P क्या है? P इज सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट एक पर्टिकुलर फेस ऑफ द क्यूब है और वो कौन सा फेस का है? ABOD तक फेस का हो गया। इसकी पॉइंट P का है। कैन यू राइट द कोऑर्डिनेट? यस, वाई कैन नॉट वी राइट द कोऑर्डिनेट। आप आ जाइए ABOD, इस फेस को अगर हम लोग लेते हैं तो Y है, तो ये Y के ऊपर ही लेता है। इसका मतलब इसमें क्या हो गया कि Y के डिस्टेंस नहीं है, ये कौन सा प्लेन हो गया? अगर आप प्लेन को रीड कीजिए तो ZX है, तो ZX पर जो लाई करेगा उसकी Y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगी। तो इसके अगर हम ओरिजिन से लें तो ओरिजिन से आपको कौन कौन सा डिस्टेंस जाना पड़ेगा? आपको पहले x के तरफ आना पड़ेगा इधर, तो कितना x के तरफ आना पड़ेगा? अगर ये सेंट्रल पॉइंट है तो x के तरफ आने में आपके पास हो जाएगा A/2, हम कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं I, P की कोऑर्डिनेट A/2I। आप ये बढ़िया से समझ लीजिएगा, ये ओरिजिन हो गया है ना बच्चे को। और ओरिजिन से उस पॉइंट, ये लाइन का सबसे कॉर्नर वाला से है, तो कॉर्नर से आपको इधर आना है x एक्सिस में सेंट्रल डिस्टेंस का, तो यहाँ तक आना पड़ेगा A/2 और I तक में आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम पूछें कि आपके y कोऑर्डिनेट में क्या जाना पड़ेगा, तो ये y से ही तो फेस लिया गया और ये y XZ प्लेन का मतलब हो गया, यहीं से y स्टार्ट करता है, क्योंकि ओरिजिन लाई करता है x और z प्लेन पर, तो इस दिशा में y का वैल्यू 0 है। उस हिसाब से क्या हो जाएगा? OJ हो जाएगा, कोई डिस्टेंस लाइन हो जाएगा। और अगर k की बात करें तो ये ऊपर की ओर उठा है, इस सेंट्रल पॉइंट, ये एकदम से बॉटम फेस पर है। ये वाला क्या हो गया? आपके बॉटम फेस पर हो गया, तो बॉटम से तो ये ऊपर ही गया है ना। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सेंट्रल पॉइंट है, ये वाला जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ABOD के ये सेंट्रल पॉइंट पर है, तो ये कितना ऊपर गया होगा? दैट इज A/2 के। ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, सेंट्रल पॉइंट ऑफ ABOD। उसी तरह से ये फेस का हो गया BEF एंड O, BEFO पॉइंट के लिए, उस साइड के फेस के लिए Q इज ए पॉइंट ऑन, ये कहाँ पर है? BEF एंड O का सेंट्रल पॉइंट है, Q इज सेंट्रल पॉइंट ऑन ए पर्टिकुलर फेस ऑफ द Q, और ये पर्टिकुलर फेस का नाम है, उसकी कोऑर्डिनेट लिखना है, उसकी Q पॉइंट का। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए Q पॉइंट? आ जाइए एक बार आप ये देख सकते हैं कि इस बार जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक्सट्रीम एंड पर आ गया है, तो y की ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस फेस से 0 से आपके इस फेस पर, उधर वाले फेस पर, ये वाला फेस पर जो आपके उस साइड गया हुआ है, उस साइड में कौन डिस्टेंस 0 हो जाएगा? आप देख सकते हैं इधर x है, इसका मतलब है ZY प्लेन पर है और ओरिजिन ZY प्लेन पर लाई करता है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। उस लॉजिक से अगर लिखेंगे तो 0I हो जाएगा। बाकी में क्या बचेगा? ये ऊपर की ओर गया है, कितना गया हुआ है? A/2J गया हुआ है एंड सिमिलरली A/2K गया हुआ। तो कुल मिला के अगर लॉजिकली किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि यही बताना काफ़ी है कि आपके ओरिजिन लगता है लास्ट पॉइंट पर है। यहाँ पर देखिए ओरिजिन इस फेस को टच कर गया, और यहाँ से अगर y ले तो ये डिस्टेंस का अगर यहीं से y लेना स्टार्ट करेंगे और ये उसी फेस पर आ गया तो y 0 हो जाएगा यहाँ पर। और सिमिलरली अगर वो उस फेस पर है तो उस फेस पर तो x 0 हो जाएगा ना, और यहाँ पर एक्सट्रीम एंड का फेस आ जाएगा और आपको बीच में ही लेना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया कि उस फेस पर अगर आप हैं तो x 0 हो जाएगा, इसलिए ये 0 हो गया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? अब आपको कहता है Q से P तक का व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर। क्या मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर? मतलब Q to P के लिए, इस सेंट्रल से उस सेंट्रल तक का आपको क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट को घटा देंगे, तो ये Q को घटाइए, 0I माइनस A/2I, A/2J और यहाँ पर 0J, एंड सिमिलरली A/2K माइनस A/2K
a/2k माइनस a/2k। तो यहाँ पर आपका ये टर्म तो कैंसिल हो गया, इसमें क्या आता है a/2j और यहाँ पर आता है माइनस a/2i आता है। अगर मैं इसमें से a/2 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास j माइनस i वेक्टर आता है, एंड दिस इज द QP वेक्टर एंड दिस इज योर आंसर। सो चूज द आंसर। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, उस फोकस हुए क्वेश्चन पर से जरा आपका ध्यान रहना चाहिए। मेरे पास ये बोर्ड पर मैं लिख लिया डेटा। क्या कहता है, 2019 के 9 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था मेन से। द 3 डायमेंशनल सिस्टम्स हैं, द पोजीशन वेक्टर आर x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है। कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ए पार्टिकल है ये 3 डायमेंशनल मोशंस जिसकी पोजीशंस x भी है और y भी और z भी है। ये कोसाइन के साथ टाइम पर डिपेंड करता है, ये साइन के साथ डिपेंड करता है और ये डायरेक्टली टाइम के साथ स्टेट भी डिपेंड करता है। तो कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। तो बेस्ट वे क्या हो जाएगा सॉल्यूशंस के लिए, फर्स्ट राइट द पोजीशन वेक्टर। सो लेट दिस पोजीशन वेक्टर r and this is equal to a cos omega t I plus a sin omega t, that is j, and plus a omega t, and this is the k. So 3 dimensional positions depend करता है। Can you write the velocity vector? Yes, differentiating with respect to time, and so this gives the v of the particle p I call it। इसे differentiate करेंगे तो a omega हो जाएगा minus sin of omega t। एक फंक्शन ऑफ ए फंक्शन में कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ओमेगा टी और ये माइनस और ये तो आई रहेगा ही। उसी तरह से ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, दिस ऑफ कोर्स जे तो रहेगा और ए ओमेगा ही सिर्फ रहेगा क्योंकि डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। सो व्हाट इज दिस मैग्नीट्यूड, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये आपके पास ए ओमेगा साइन ओमेगा टी है और यहाँ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी और ये केवल ए ओमेगा है। तो इसके आई जे और के तीनों के कोएफिशिएंट को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा। दिस इज ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी एंड द लास्टली ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि ये मैग्नीट्यूड निकालना है इसके लिए आपको स्क्वायर रूट देना पड़ेगा। सो व्हाट इज दिस वैल्यू, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को अगर आप कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इन प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी एंड देयर आफ्टर इट इज ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सो इट इज अंडर रूट। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा तो 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। तो दिस इज 2 रूट ए ओमेगा एंड सो दिस इज योर आंसर। नो नीड टू राइट इन ए वेक्टर फॉर्म अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, और अगर सिर्फ वेक्टर फॉर्म में कहा है तो ये डायरेक्ट आपके आंसर से दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, लेकिन मैग्नीट्यूड में √2a है इसलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पर देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया है। क्या कहता है, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए गिवन पार्टिकल is a 2-dimensional motion. This motion is along xy plane, that is I and j direction, such that velocity is equal to k yi plus xj, k is a constant। तो यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी का दिया हुआ पोजीशन के साथ रिलेशन है। कहता है व्हाट इज द पाथ ऑफ ए गिवन इक्वेशन, मतलब क्या हो गया, x और y के बीच में आपको बताना है और टाइम इसमें नहीं रहना चाहिए था। कोई भी इक्वेशन जो एक्स वाई को कोरिलेट करता है और जिसमें टाइम एब्सेंट रहता है उसे हम लोग पाथ ऑफ द पार्टिकल या पाथ ऑफ ए मोशन कह सकते हैं। चलिए यहाँ तो वेलोसिटी दिया हुआ, आपको कंपेयर करना पड़ेगा एक किसी दूसरे वेलोसिटी से। कैसे कर पाएंगे, सॉल्यूशंस में आ जाइए। लेट अस सपोज द पोजीशन वेक्टर, लेट अस सपोज पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के भी होगा, लेकिन यहाँ पर 2 डायमेंशनल है वो भी आई जे में, तो मैंने आई जे में लिखा। अब आपको क्या कहता है, इसे डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी वेक्टर ले आइए। अब आपके लिए क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा आई प्लस डी वाई बाई डी टी हो जाएगा जे। नाउ कंपेयर 1 and 2, दिस इज कंपेयर 1 and 2। कंपेयर 1 and 2 करते हैं तो दिस इज अगेन वेलोसिटी वेक्टर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। इसका मतलब आई कोएफिशिएंट दोनों को मैच करेगा।
इन अदर वर्ड बाई कंपेयरिंग वन कैन राइट के वाई। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ तो डी एक्स बाई डी टी यहाँ से है आई का और वो के वाई आता है। उसी तरह से अगर मैं डी वाई बाई डी टी लिखूँ तो आप ये समझ रहे होंगे कि ये कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, k इंटू एक्स के बराबर आ जाएगा। यस, दिस इज वेरी सिंपल। मैं इसे 3 और 4 कहता हूँ। अब आपका क्या है कि ये x दे रहा है और ये y दे रहा है, ये y दे रहा है, x दे रहा है, लेकिन यहाँ टाइम t दोनों में है। और मैंने आपसे डिस्कस किया कि किसी भी हालत में यू नीड टू एलिमिनेट द टाइम। तो उसके लिए क्या करें बच्चे लोग, इन 4 को 3 से डिवाइड कर दें। तो मैंने बहुत ईजिली अप्रोच किया, 4 इज डिवाइडेड बाई 3, y को पहले मौका देते हैं। तो ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। और इस साइड क्या हो जाएगा, के एक्स डिवाइडेड बाई के वाई आ जाएगा। यहाँ पर डी टी कैंसिल होता हुआ तो आपके पास रिमेनिंग टर्म डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज एक्स वाई वाई। वेरी सिंपल अप्रोच हो। अब आप यहाँ के बाद से क्या कीजिएगा, इसे सेपरेट कर लीजिए, डी वाई को वाई से कर लीजिए और एक्स को डी एक्स से कर लीजिए। अब आपके पास क्या हो गया, डी वाई इंटू वाई हो गया एंड डी एक्स इंटू एक्स हो गया, x इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी वाई। अब इसको क्या करना पड़ेगा, बेटर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए। तो x इंटू डी एक्स हो गया, यू नीड टू इंटीग्रेट इट। यस, आई नीड टू इंटीग्रेट इट। y को इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चे लोग, विदाउट पुटिंग एनी लिमिट, मत पुट कीजिए लिमिट, कांस्टेंट के टर्म में आंसर्स है, इसलिए मैं कांस्टेंट के टर्म में ही जाऊंगा। तो दिस इज अ वाई स्क्वायर बाई 2 एंड दिस कांस्टेंट, लेट अस सपोज इट इज a c1 कांस्टेंट। उस साइड आइएगा तो बच्चे लोग क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज x2 कांस्टेंट है। अब आपके पास क्या है, वाई स्क्वायर बाई 2 को एक साइड रहने दीजिए, उस कांस्टेंट को उस साइड ले जाइए। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 c2 माइनस c1 इज ए फर्दर कांस्टेंट, लेट अस कॉल c। अब अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2c, ओवरऑल इट इज ए कांस्टेंट। तो आप क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस दिस इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट का कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो 2c हो या c स्क्वायर हो, देयर इज ए नो मटेरियल, इट इज इमटेरियल क्वेश्चन है। तो व्हाट इज दिस इक्वेशन, सो डी चॉइस इज द बेस्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पर जरा फोकस कीजिए। IIT 1993 का क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्या कहता है, बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा। देखिए क्वेश्चन की क्या खासियत है, कहता है देयर इज ए बॉल और उसमें 2 पॉइंट को फिक्स कर दिया, A एंड B, एंड ए टाइट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग को इस पर टाइट कर दिया। One end at A and this is the B and it is smooth, completely smooth है। Now कहता है there are 2 beats, one beat is to move along the AB directions with a V velocity vector and this AB velocity along AB, this V is a constant, तो ये constant V velocity से चलेगा। Okay, now there is another velocity vector, आप देख सकते हैं इसकी बॉल के एकदम सरफेस से होता हुआ जाएगा, देख रहे हैं। जब ये एट टाइम t इक्वल टू 0 पर इस बीड को इस स्ट्रिंग के सहारे मूव करने दिया गया विथ ए v वेलोसिटी, तभी इसके पास एक वेलोसिटी से थ्रो किया गया। किस पर किया गया, स्फेयर के ऊपर किया गया, बॉल के ऊपर किया गया, जो आप देख रहे हैं हेमिस्फेरिकल बॉल। और उसकी वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है कि द कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेलोसिटी इज इक्वल टू v। यहीं पर इसकी राज है क्वेश्चन का आंसर। क्या कहता है कि एक बीड को AB से फेंका गया एट टाइम t इक्वल टू 0, ठीक उसी समय दूसरा बीड को थ्रो किया गया इस रास्ता से, ताकि वो भी कर्व से होता हुआ B तक पहुंचे, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो दिया गया वह मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कितना दिया गया, अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ द कर्व, सच दैट कि द वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वह इस V के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से होता हुआ गया। ये वेलोसिटी क्या होगा, आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक ग्रेविटी फोर्स लगेगा। वह ग्रेविटी फोर्स कितना लगेगा, बीड की जो मास होगी उसके अनुसार ये g sin थीटा एक्सीलरेशन लगेगा। सो मेरा कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक में ये एक्सीलरेट करेगा। तो ये तय बात है कि जो वेलोसिटी उसके पास था v0, अब वह v0 डैश हो जाएगा, जिस इज सर्टेनली ग्रेटर देन v0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर समय इसकी कंपोनेंट नीचे वाला फास्टर चलने लगेगा। अब आइए नेक्स्ट इसकी बात, सेकेंड हाफ में, यहाँ तक के बाद सेकेंड हाफ में क्या होगा, ये ऊंचाई पर चढ़ेगा और वो डिसेलरेट करेगा। ओके, लेकिन डिसेलरेट करने के बावजूद भी जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो कितना वेलोसिटी होगा, आप देखिए यहाँ से दोनों एक ही लेवल पर है। एक ही लेवल पर होने के कारण
अगर इसे v वेलोसिटी से फेंका गया है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ के मुताबिक एट द सेम हाइट इट मस्ट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगा तो काइनेटिक, तो इस समय भी इसकी v वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वह v नॉट हो जाएगा, जिसका कंपोनेंट अगर लेंगे तो वह अगेन v के बराबर हो जाएगा। मतलब ये हो गया इस डायरेक्शन में उसकी स्पीड जो होगी या वेलोसिटी कह लीजिए लगातार बढ़ेगा या कम से कम इसके v के बराबर आ जाएगा, और बीच में क्या होगा, इस v के कंपोनेंट से ज़्यादा आ जाएगा। कुल मिला के क्या हो गया, ये जर्नी जो चलेगा एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से चलेगा, लेकिन ये एक्सीलरेशन करेगा और कम से कम उसके वेलोसिटी के कंपोनेंट इसका इतना जरूर होगा कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसके वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा। अब शॉर्ट में पूछता कौन जल्दी पहुंचा, ये क्वेश्चन में हो गया। भाई ये तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा और ये उससे या तो बराबर है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या नीचे में एक्सीलरेटेड है। इसका मतलब हो गया कि अगर दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, A to B तक ही पहुंचना है, तो टाइम किस में कम लगेगा, नीचे वाला में कम लगेगा। तो हम लोग कह सकते हैं टाइम P इज लेस देन टाइम Q। Q ये रूट से जाता हुआ पार्टिकल का है और P इस रूट से जाता हुआ, तो P की कम टाइमिंग लगेगा Q से, एंड दैट इज योर आंसर। तो कितना अच्छा आर्ग्यूमेंट है कि यहाँ पर एक्सिलरेट, यहाँ पर रिटार्ड, लेकिन रिटार्डेशन के बावजूद भी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर होने के कारण कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू द कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग AB। नेक्स्ट, जस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। IIT 1983 का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। क्या कहता है कि देयर आर टू पुलीज अलोंग विच देयर आर टू स्ट्रिंग्स आर कनेक्टेड इन दिस वे, एंड हियर एट द सेंटर देयर इज ए मास m इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग। तो इस पर एक टेंशन इस साइड लगेगा, इस पर टेंशन ये लगेगा, इस पर ग्रेविटी फोर्स लगेगा। नाउ कहता है कि दोनों छोर से एक कांस्टेंट स्पीड u से पुल करते हैं। दिस इज द कांस्टेंट वेलोसिटी, दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी पुश करते हैं। नतीजा क्या होगा, ये जो आप ब्लॉक देख रहे हैं इस स्ट्रिंग के सहारे ऊपर की ओर जाएगा। नाउ लेट अस कंसीडर दिस हैज ए u मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी पुलिंग इट डाउन, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आपसे पूछना चाहता है कि ये मास क्या करेगा, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। अगर ये दोनों रस्सी नीचे जाएगा तो मास ऊपर जाएगा। अब ये सिमेट्रिकली भी है, क्योंकि ये आप पोजीशन देख सकते हैं, ये पोजीशन देख सकते हैं, हर जगह सिमेट्री है, तो इसकी मोशंस क्या जाएगा, ट्रूली वर्टिकल जाएगा, ना तो ये लेफ्ट की ओर जाएगा ना तो राइट की ओर जाएगा। लेट अस सपोज एट एनी स्टेज इट मेक्स एन एंगल थीटा, ऑल्दो ये थीटा चेंज करेगा, लेकिन अभी मान लीजिए एट एनी पोजीशन दिस मेक्स एन एंगल थीटा। तो व्हाट इज दिस रिलेशनशिप बिटवीन u एंड v? दिस प्रॉब्लम इज नोन एज ए कांस्टेंट्स रिलेशंस, कांस्टेंट्स रिलेशंस ऑफ मोशन है। मतलब एक मोशन दूसरे मोशन को गाइड करता है, या यूं कह लीजिए कि उसको अपने दायरे में लेके चलता है। क्या लेके चलता है, देखिए बच्चे लोग, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है, ये अगर नीचे u स्पीड से जाएगा तो रस्सी का हर पार्ट अपने डायरेक्शन पर किधर जाएगा, ये वाला ध्यान दीजिए। ये अगर u से जाएगा तो ये रस्सी किधर जाएगा, u से। अगर यहाँ पर भी पॉइंट लीजिए, इस दिशा में कितना जाएगा, u से, क्योंकि एक समान डिस्टेंस ही ना, अगर नीचे पुल x डिस्टेंस करेंगे तो ये रस्सी भी x डिस्टेंस इधर बढ़ जाएगा, ये डिस्टेंस, और उसी तरह से ये रस्सी भी किधर बढ़ेगा, अकॉर्डिंगली इस दिशा में u से बढ़ेगा। आप देख लीजिएगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन कांस्टेंट, यही कांस्टेंट रिलेशंस का लॉजिक है कि ये रस्सी की लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर इसको हम पुल कर लेते हैं नीचे की ओर, x डिस्टेंस नीचे पुल करते हैं, तो ये रस्सी इस डायरेक्शन में x ही जाएगा। ओके, नाउ अब इस पार्टिकल का वेलोसिटी इधर कितना जा रहा है, v नॉट है, तो क्या आप इसके कंपोनेंट्स ले सकते हैं? ये पार्टिकल देखिए, ये पार्टिकल का टेंडेंसी की रस्सी का ही पार्टिकल है ना, लेकिन रस्सी की पार्टिकल तो ऊपर उठ रहा है यहाँ पर, बाकी सब तो इधर जा रहा है, लेकिन ये पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो कहता है कि अगर मैं इसकी कंपोनेंट को इस साइड ले लूँ तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू v नॉट कॉस थीटा, component of the velocity along the direction of a string. अब along the direction of the string velocity कितना है, it is also u naught, that is u. According to this, अगर ये u से जा रहा है, each particle will move with the same speed, इसी डायरेक्शंस में सेम मैग्नीट्यूड से जाएगा। और अगर हम इसको भी पार्टिकल मान लें तो ये जो v नॉट है उसका कंपोनेंट अगर ये v नॉट कॉस थीटा आ जाएगा तो वो भी u के बराबर आ जाएगा, एंड दैट यू गेट द आंसर। इसलिए मैं अगर v नॉट की बात करूं
तो ये आंसर्स आ गया u cos ऑफ थीटा। अब मैं इसके लिए आपको एक जानकारी दे दूं, इस क्वेश्चन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, कि मेरा एक कंप्लीट वीडियो है कांस्टेंट्स रिलेशंस में, जो कि IIT JEE के सभी प्रॉब्लम्स को वहाँ पर कर दिया गया है और कॉन्सेप्ट के साथ भी बता दिया गया है। तो कृपया करके आप उसे रेफ़र जरूर कर लीजिएगा, जो हमारे काइनेमेटिक्स पार्ट पे दिया हुआ है। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन को फोकस कीजिए। एक प्लेनर मोशन का लाजवाब क्वेश्चन सेट किया गया था JEE में, IIT 1993 में, 3 मार्क्स के लिए था। क्या कहता है कि इट इज ए प्लेनर मोशन ऑन ए XY प्लेन सच दैट x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इन ए कोसाइन मोड, वेयर इज द y इज ए फंक्शन ऑफ ए साइन इन ए साइनोसाइडल मोड। कहता है, क्या कहता है, a b एज वेल एज ए p आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, दे ऑल आर कॉन्स्टेंट्स है। तो आप इसमें पूछता है व्हाट इज द पाथ ऑफ ए पार्टिकल। सबसे पहला आपको कहता है चेक कीजिए कि व्हाट इज द पाथ ऑफ ए पार्टिकल, इज इट स्ट्रेट लाइन, इट इज और एनी अदर ज्योमेट्रिकल शेप। इसमें एक चॉइस दिया हुआ है कि डज इट इलिप्स और नॉट। चलिए मैं इसको सबसे पहले कहता हूँ, पाथ ऑफ द पार्टिकल को अगर निकालना है तो इससे पहले भी क्वेश्चन में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इन ए पाथ ऑफ ए पार्टिकल देयर मस्ट बी रिलेशनशिप बिटवीन x, y एंड कांस्टेंट। इन दैट इक्वेशन देयर मस्ट नॉट बी टाइम t। तो यहाँ पर टाइम t है और यहाँ पर टाइम t है, दैट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड। मैं कैसे इसे एलिमिनेट करूँ, तो आप ऐसे लिख सकते हैं x by a is equal to cos pt, putting equation 1. Similarly, y by b is equal to sin pt. So there are two different equations. Now squaring and adding equation 1 and 2. तो क्या बचेगा, स्क्वायरिंग कीजिए, x स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, उसको भी ऐड कर दीजिए स्क्वायर करने के बाद, और इस साइड स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं तो आपके पास ये एक टर्म आता है जिससे t स्वतः इलिमिनेट हो गया, और आपके पास क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ ए एलिप्स. सो फर्स्ट चॉइस इज ए करेक्ट चॉइस विच सेज द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज एन एलिप्स. सो दिस इज ए कांस्टेंट. अब कहता है कि जरा सा आप ये चेक कीजिए कि क्या वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल t इक्वल टू, चेक करना है, टाइम इंटरवल इक्वल टू p डिवाइडेड बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई 2p. इस टाइम इंटरवल पर आपको चेक करना है कि क्या ये कंडीशन फुलफिल होता है कि एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी डॉट जीरो. अगर ऐसा आ जाएगा कि एक्सीलरेशन डॉट वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो एट दिस टाइम इंटरवल t इक्वल टू पाई बाई 2p, तब आप कह सकते हैं बी चॉइस इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कहता है कि a डॉट भी इक्वल टू जीरो एट टाइम t. इसको स्टेटमेंट को भी चेक कीजिएगा. क्यों चेक कीजिएगा, क्योंकि ये मोर देन वन मे करेक्ट, मोर देन वन मे करेक्ट. तो आपको हर एक स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा. इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग तो कम से कम जरूर कह सकते हैं. अब आपको क्या चाहिए, पोजीशन दिया हुआ है एक्स और वाई का, तो आप क्या कीजिएगा बच्चे लोग, इसको ऐसे फॉलो कीजिए. आर पोजीशन वेक्टर लिख लीजिए. क्या आर का पोजीशन हो जाएगा, ए कॉस पी टी आई प्लस बी साइन पी टी जे, बी साइन पी टी जे. यहाँ तक आ गया. अब आपको दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ताकि एक बार डिफ्रेंशिएट टाइम से कीजिएगा तो वेलोसिटी वेक्टर, चेक इट वेलोसिटी वेक्टर. व्हाट इज दिस वेलोसिटी वेक्टर, ए ओमेगा विथ नेगेटिव साइन, सॉरी पी लेना पड़ेगा ना, यहाँ पी के टर्म ओमेगा नहीं है, साइन पी टी देना पड़ेगा. कॉस पी टी इक्वल टू साइन पी टी इंटू पी हो गया. एंड दिस वेक्टर रिमेन सेम. और इस साइड क्या हो जाएगा आपके पास, बी पी कॉस पी टी, एंड ऑब्वियसली ये चेंज हो जाएगा. तो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर. और इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें तो यू गेट द एक्सीलरेशन वेक्टर, ए पी स्क्वायर, दिस इज कॉस पी टी, ऑफ कोर्स आई बी पी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी पी स्क्वायर साइन पी टी, चूँकि कॉस में माइनस साइन का प्रयोग हो जाता है. अब आपको पास चेक करना है, किसी दिए गए टाइम लिमिट पर चेक करना, ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करना टाइम पर. तो अब आप चेक कीजिए व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू पाई बाई 2p. तो आपके पास ए पी हो गया, यहाँ पर रहने दीजिए, साइन आ जाएगी. पी के जगह पर क्या पुट करें, सॉरी पी को तो रहने देना है ना, टी के जगह पर पुट करना, क्या करना है, पाई बाई 2p.
और वो कोऑर्डिनेट की वैल्यू, यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट कीजिए। दूसरा चेक कीजिए क्या हो गया, बी पी कॉस पी, एक बार ठीक फिर पुट कीजिए पाई बाई 2 पी और जे। इसको ज़रा सा चेक कीजिए कि क्या मैग्नीट्यूड आता है। पी से पी कट गया, अब आपके पास क्या हो गया, ए पी साइन पाई बाई 2 मतलब 1, दैट इज आई। यहाँ पर क्या हो गया, बी पी पाई से पी कट गया, कॉस पाई बाई 2 जीरो हो गया, therefore this term does not exist, वो जीरो हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हैज along the x डायरेक्शन ओनली, यहाँ पर स्पष्ट हो गया। नाउ चेक द एक्सीलरेशन। इस एक्सीलरेशंस की वैल्यू को टाइम के साथ चेक कीजिए तो क्या होता है, एक्सीलरेशन एट टाइम t इक्वल टू पाई बाई 2 पी। यहाँ देखिए माइनस ए पी स्क्वायर हो गया, कॉस रहने दीजिए, p को रहने दीजिए, t को पुट कीजिए पाई बाई 2 पी, तो पाई बाई 2 पी ये पुट कीजिए आई माइनस बी पी स्क्वायर साइन p को रहने दीजिए, t को पाई बाई 2 पी पुट कीजिए और j वेक्टर यूनिट वेक्टर रहने दीजिए। यहाँ पर आइए बच्चे लोग, ये p से p कट गया, ये p से p कट गया, cos पाई बाई 2 दैट टर्म वेनिसेस, ये टर्म वेनिस कर गया, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या बच गया, माइनस बी पी स्क्वायर एंड साइन p से p कट गया, साइन p बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, j, ओनली दिस मच ऑफ ए j, बी पी स्क्वायर सॉरी पी बी स्क्वायर, बी पी स्क्वायर आ गया, बी पी स्क्वायर जे वेक्टर आ गया। व्हाट अबाउट दिस, दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट ए गिवन टाइम। और यहाँ पर क्या, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट ए गिवन टाइम। देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, आई, और एक्सीलरेशन का किधर है, माइनस जे। इसका मतलब ही हो गया कि वेलोसिटी आपको इस ओर जा रहा है और एक्सीलरेशन आपका इस ओर जा रहा है, माइनस जे में। और तो क्या ये दोनों 90 डिग्री पर है, जरूर है। और अगर मैं डॉट प्रोडक्ट भी दोनों का चेक कर लूँ, ए डॉट भी अगर लेता हूँ तो भी जीरो आ जाता है। दिस गिव्स एन आइडिया कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट को भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, इसका तीसरा पार्ट कहता है कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर है और वो अगर है तो क्या वो फोकस की ओर है या नहीं है, इस बात को देखते हैं। आपके पास एक्सीलरेशंस ऑफ ए पार्टिकल है टुवर्ड्स फोकस है और उसी टाइम इंटरवल पर, तो ये एक्सीलरेशंस ऑफ द पार्टिकल है, उसी टाइम पर अगर आप लेते हैं तो वो क्या जाता है, बी पी स्क्वायर जे। तो ये एक्सीलरेशन क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया ये, और वो किस दिशा में लग रहा है, माइनस जे की तरफ लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन इज ए कांस्टेंट। जरा एक्सीलरेशंस को चेक कीजिए तो इसमें क्या जाता है, आइए एक्सीलरेशन को टाइम पर नहीं कहता, एक्सीलरेशन कहता है कि क्या ये हमेशा फोकस की ओर है। तो आप यहाँ पर आ जाइए, ए पी स्क्वायर कॉस, इसमें कॉमन ले लीजिए माइनस, तो क्या हो जाएगा आपके पास, पी स्क्वायर इसमें भी और पी स्क्वायर इसमें भी, और माइनस के साथ आ जाइए पी स्क्वायर। रिमेनिंग टर्म क्या बच गया, ए कॉस पी टी आई, ए कॉस पी टी आई प्लस बी साइन पी टी जे, बी साइन पी टी एंड जे, ये आपके पास टर्म बच गया। अब आपके पास यहाँ देखिए बच्चे लोग कि ऊपर में पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ, ए कॉस पी टी आई बी साइन, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। तो व्हाट इज दिस एक्सीलरेशन, माइनस पी स्क्वायर आर वेक्टर आ गया, जो आर पोजीशन वेक्टर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसको हम लोग दर्शाने की कोशिश करें तो ये कैसे जाता है, मान लिया जाए कि यहाँ पर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, लेट अस कंसीडर दिस इज ए पी पॉइंट, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, और ये डिस्टेंस को मैं अगर एक्स मान लूँ और ये वाई मान लूँ और इसे आर मान लूँ, तो आपका ये आर का डायरेक्शन, ये ओरिजिन हो गया। तो अब आप देखिए तो ये किस साइड लग रहा है, यहाँ पर आर का वेक्टर का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है, और एक्सीलरेशन क्या कहता है, पी तो पॉजिटिव कांस्टेंट है तो छोड़ दीजिए, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ आर, आर का डायरेक्शन इधर है तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, एरो के तरफ टूवर्ड्स द, इसको हम कह सकते हैं ओरिजिन कह सकते हैं। तो एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये ऑलवेज हो गया। और इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज ए एसएचएम मोशन है, कभी भी एक्सीलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द निगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होगा तो निश्चित रूप में ये एसएचएम हो, हालांकि इसकी कोई यहाँ पर डिस्कशंस नहीं है। अब नेक्स्ट इसमें से चेक करना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। वो इंटरवल ऑफ टाइम क्या है, चेक करने के लिए आपको दिया टी इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू पाई बाई 2 पी पर वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अब आपको ये निकालना है, और ये क्या ए के बराबर है या नहीं है, इसकी जिक्र करना है। चलिए मैं आपको आता हूँ, आपके पास क्या दिया वो डिस्टेंस निकालने के लिए ए कॉस पी टी, इसको चेक कीजिए कि यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट क्या रहता है,
जब टाइम t इक्वल टू 0 है। चलिए यहाँ पर पुट कीजिए, तो क्या हो गया a, और टाइम t को 0 पुट कीजिएगा तो cos 0 हो जाएगा और cos 0 1 हो जाएगा, तो दैट इज 1। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे लोग, x की कोऑर्डिनेट कितना आ गया शुरुआती दौर में, a आ गया। और जब x की कोऑर्डिनेट उस समय निकालिए तो कितना आता है, अब y की भी कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। y कोऑर्डिनेट टाइम t पर 0 कितना आता है, जब टाइम t इक्वल टू 0 लेते हैं तो साइन 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये कैसा कोऑर्डिनेट है, ये इस तरह से आ जाइए, इलिप्स का तो मोशन है ही ना, इस इलिप्स के मोशंस की अगर बात करें, इस जगह पर टाइम t इक्वल टू 0 पर x कोऑर्डिनेट है इसका i पर, यहाँ तक है, ये कोऑर्डिनेट है। लेकिन अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें, टाइम t इक्वल टू 0 है, तो ये इस पॉइंट पर है। लेट अस कंसीडर दिस इज द 1 पॉइंट हो गया। अब इसको दूसरे जगह पर भी चेक कीजिए, किस इंटरवल पर कहता है, t इक्वल टू π/2p पर। एक बार फिर से इसकी वैल्यू को पुट कीजिए, x एट ए टाइम t इक्वल टू π/2p। इस पर जरा चेक कीजिए तो x का वैल्यू क्या आता है, तो ये आ जाएगा a cos p, और यहाँ टाइम की जगह पर क्या कीजिएगा, 2p पुट कीजिएगा, p से p कटेगा, cos π/2 दैट ऑब्वियसली 0। तो यहाँ पर क्या आता है, टाइम t पर कोई भी टाइम t लेते हैं उस जगह पर क्या कहता है, x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर 0 लेने का मतलब तो इसी जगह पर हो गया, x की वैल्यू 0 हो गए, क्योंकि यहीं पर x की वैल्यू 0 हो सकता है। और y की वैल्यू को अगर चेक करें तो कितना आता है इसमें जगह पर, y को भी चेक कर लीजिए, एट टाइम t इक्वल टू π/2p पर चेक कीजिए। जैसे इसे वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, b साइन p रहने दीजिए और t की जगह पर π/2p, p से p कट गया, ये b आ गया, और b में भी पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पर आप आ गया। ये डिस्टेंस को हम लोग इलिप्स में b साइड कहते हैं, सेमी, इस पोर्शन को सेमी इलिप्टिकल साइड का रेडियस कहते हैं। मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी माइनर एक्सिस है, ये दोनों हो गया। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू π/2p। यहाँ पर अगर टाइम मान ले तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या ये डिस्टेंस a डिस्टेंस है या क्वार्टर डिस्टेंस है इलिप्स का हो गया, तो इट इज ए क्वार्टर डिस्टेंस ऑफ इलिप्स। सो ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to π/2p it is not a, so choice D is the correct, G is the wrong। ये चॉइस रॉन्ग हो गया क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो a कहता है, जो कि नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक अच्छा क्वेश्चन है, कुछ वेक्टर्स का ही एप्लीकेशंस है, और ऐसे क्वेश्चंस को मैंने कई राउंड में किया हुआ हूँ। उसी में एक रिपीटिव क्वेश्चन आया हुआ, क्या कहता है कि a and b are two vectors, a is specified along I directions only whereas the vector is in a plane I and j both and it is a function of time t। जबकि a वेक्टर्स क्या है, एक कांस्टेंट है, सो a इज ए कांस्टेंट, और कहता है कि जब ओमेगा इक्वल टू π/6 रेडियन पर सेकेंड है और ये कंडीशन दे रहा है a प्लस b का मॉड जो है इज इक्वल टू √3a-b वेक्टर का मॉड है, तो कहता है फर्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ टाइम t क्या आएगा, ये निकालना है। मतलब ये वैल्यू एक रिपीटेटिव साइक्लिक वैल्यू आएगा, उसका जो कहता है फर्स्ट वैल्यू आएगा, आप पुट कीजिए। बेटर है कि आप साइक्लिक ही पुट कीजिए और उसमें से फर्स्ट को चूज कर लीजिए। चलिए 1 बाई 1 मैं अच्छी तरह से इसे देखता हूँ। पहला क्या है, a प्लस बी, तो a प्लस बी का आप वहाँ से निकाल लीजिए क्या होगा, तो a प्लस बी वैक्टर्स का एडिशंस कर डालिए, तो ये क्या हो गया a i, और उस समय क्या हो जाएगा a cos ओमेगा t। ऑफकोर्स i वेक्टर्स को कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो यहाँ i हो गया, और उसमें क्या हो जाएगा सिर्फ और बचेगा a साइन ओमेगा t, a साइन ओमेगा t, और j बच रहा है। अच्छी तरह से देख लीजिए, इसको जब आपने लिया तो a i प्लस 1 दोनों में ही कॉमन है, बाद में ले लेंगे कॉमन, तो ये cos ओमेगा t आ गया, a i में हो गया, और cos ओमेगा t, a का अपना वैल्यू हो गया, a cos ओमेगा t हो गया, i कॉमन हो गया, और इसको यहाँ पर कोई j की कंपोनेंट है नहीं, तो इसमें आ जाएगा a साइन ओमेगा t j आ जाएगा। तो दिस इज ऑल ओवर a प्लस बी। तो अगर इसकी मॉड कर लेंगे तो हमारे पास इसकी भी मॉड आ जाएगी, इसको हम लोग मॉड लेंगे, तो व्हाट इज दिस मॉड वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे लोग, a प्लस a cos ओमेगा t का कंप्लीट का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइड क्या बचेगा a साइन ओमेगा t, और ये कंप्लीट सेट का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मॉड लेने में तो ये स्क्वायर रूट होता ही है ना, इसलिए यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे के पार्ट में। अब आप क्या कर लीजिए, a माइनस बी का रिक्वायरमेंट है, बाद में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले a माइनस बी का मॉड का निकाल लीजिए, जैसे a प्लस बी किए थे वैसे ही a माइनस बी कर लीजिए। a माइनस बी मतलब ये वाला वेक्टर क्या क्या आ जाएगा, a i आ जाएगा, i को छोड़ दीजिए, और इसमें से अगर b को घटा देते हैं
तो बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस वैल्यू आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर भी ये आई आ जाएगा। और दूसरी बात है, अभी आपको ए माइनस बी है, तो ए तो इतना हो गया, माइनस बी लेंगे तो माइनस ए साइन ओमेगा टी इंटू जे हो जाएगा। ये जे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन से, ये दो पार्ट आ गया। अब कहता है कि इसका अगर मॉड लेना है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो हमने डायरेक्ट वेक्टर निकाला ना, इसकी मॉड लेना है। तो मॉड का मतलब हो गया ए बल्कि आप कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर का भी हो जाएगा। और इसकी बात किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन हो जाएगा, और इस पूरे माइनस को स्क्वायर करना पड़ेगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके लीजिए ये वैल्यू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और आई और जे तो खत्म हो गया, और ये भी हमारे पास आ जाएगा, इस फॉर्मेट में आ गया। ये बेहतरीन फॉर्मेट में आ गया। नेक्स्ट क्या कहता है कि ये दोनों इक्वेट कर दीजिए। अगर आपको इक्वेट करना है तो करिए इसका, ये पोर्शंस को लिखिए तो क्या हो जाएगा, ए कॉमन लेते हुए तो 1 प्लस कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर हो जाएगा ये पूरा का पूरा, और उस साइड क्या हो जाएगा, प्लस वाले में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इस वैल्यूज को कर दिया। मैंने इसकी क्या किया है कि इसको यहाँ पर पुट करके उसका स्क्वायरिंग कर दिया दोनों को, तो इसको स्क्वायर किए, यहाँ पर फिर आपको आ जाएगा ए का स्क्वायर भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करना है। अब इसकी वैल्यूज को कीजिए तो क्या कहता है, √3 है, तो √3 को मल्टीप्लाई कीजिए और इसका स्क्वायर कीजिए ए माइनस बी का, तो इस पूरे टर्म का ए माइनस बी ऑलरेडी इसका है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर रूट को वैनिश कीजिए, ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर कर दीजिए, और उस साइड साइन स्क्वायर ओमेगा टी कर दीजिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये वैल्यूज आपके पास। इसको सिंप्लीफाई कर ए स्क्वायर को रहने दीजिए, और हमारे पास ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, साइन स्क्वायर। चलिए इसको जरा सिंप्लीफाई कीजिए। ए स्क्वायर को अगर इसको कीजिएगा तो क्या बचेगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इसमें स्क्वायर कर दीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी, ये वैल्यू आ गई। इसमें करेंगे तो ये ऑलरेडी मेरा किया हुआ है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। यहाँ ये √3 की वैल्यूज है तो √3 को रहने दीजिए, और यहाँ को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ए स्क्वायर 1 माइनस बल्कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 2 कॉस ओमेगा टी, ये पूरे ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको सिंप्लीफाई करना है आपके पास, तो यहाँ पर कैसा आता चला जाएगा, ए स्क्वायर इसमें भी है और कॉस स्क्वायर इसमें भी, इसे आप तोड़ लीजिए तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू √3। इसमें भी आप अगर तोड़ते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर इसमें भी है, जैसे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, √3 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 2 ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी और प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ए स्क्वायर यहाँ भी छूटा हुआ है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और यहाँ पर भी ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, अगर दोनों को ले ले तो मेरे पास क्या बचेगा, 2a स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर रिमेनिंग हो जाएगा 2a स्क्वायर, और इसमें भी 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर कॉमन ले ले तो मेरे पास कितना आ गया, 1 प्लस कॉस ओमेगा टी, ये वैल्यूज आ जाते हैं। उधर आप √3 आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी यहाँ पर भी है, और ये पूरे सेटअप को √3 से है, ये पूरे सेटअप को √3 से है, इसको याद को ध्यान दीजिएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर हटेगा, 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो दिस इज 2a स्क्वायर। अब बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, मैं इसके नोट कर सकता हूँ। यहाँ पर जो कुछ कैंसिल हो सकता है मैं समझ सकता हूँ, 2a स्क्वायर कॉमन हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा बाई टी
-1। इसको हम लोग cos 2 थीटा के फॉर्मेट में कर दें तो होता है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी को हमने इससे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 2 -1 आ गया, इस जगह पर से आ गया आपका। और यहाँ पर मेरा ये कट चुका है, इस जगह पर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 हो जाएगा। ये वैल्यू √3 के साथ आएगा यहाँ पर। ये वैल्यू 1 से 1 कटेगा, ये वैल्यू 1 से 1 कटेगा। अब आपके पास क्या आ जाएगा, √3 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या हो जाएगा, इस साइड 1/√3 हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही आपने इसे स्क्वायर किया था तो ये वाला वैल्यू भी √3 नहीं रह जाता, केवल 3 रह जाता। तो ये मिस्टेक है, कैरीड हो गया, इसे आप हटा लीजिए तो यहाँ पर 3 आ जाता है। इसलिए tan स्क्वायर ओमेगा टी की जब वैल्यूज़ आप निकालते हैं तो ये क्या आ जाता है बच्चे लोग, यहाँ से इस जगह से फोकस कीजिए। tan स्क्वायर केवल tan ओमेगा टी लीजिए तो tan ओमेगा टी बाई 2, तो ये आ जाएगा ±1/√3 आ जाएगा। इसकी फंक्शंस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan n पाई ±π/6। ये आप आंसर्स देख सकते हैं। इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, इस लॉजिक से अगर यहाँ पर से आ जाइए, इस साइड आ जाइए, मैं इस साइड करता हूँ तो ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू n पाई ±π/6। थोड़ा सा लेंदी हो गया है लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत नज़दीक का मामला है। ओमेगा इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ, π/6 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर टाइम t है जिसे कहता है किसी π/6 पर इसका नाम टाउ कर दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो गया, n पाई से पुट कीजिए, n पाई ±π/6, ये दोनों आ गया। पाई से पाई सबकी वैल्यूज़ को काट दीजिए तो पाई कट गया। टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 भी है 2, तो 6 2 = 12 n आ जाएगा, केवल 12 n आ जाएगा। और ±6 से कटेगा तो ये 2 आ जाएगा। अब आपके पास ये फॉर्मेट हो गया। नाउ पुट n इक्वल टू टी। अगर हम n की वैल्यूज़ को 0 पुट कर दें तो टाउ की वैल्यू मिनिमम कितना आ जाएगा, जैसे ये 0 पुट करते हैं तो ये +-2, तो मैग्नीट्यूड में बात करें तो 2 आता है। यही आंसर्स हो गया आपका। लेकिन अगर अगला टाइम भी पूछे तो क्या हो सकता है, n की वैल्यूज़ को अगर हम 0 के बाद 1 पुट करते हैं तो 12 - 2 हो जाएगा, दैट इज़ 10। उसके बाद अगर पुट करते हैं प्लस लेते हैं तो 12 + 2 दैट इज 14। तो ये सेकंड में वेरी करता रहेगा, लेकिन मिनिमम कितना आएगा आंसर, 2 सेकंड आता है। तो ये हम समझते हैं कि ये एक वेक्टर का अच्छा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट, ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया। थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैट्स का यहाँ पर प्रभावित है, लेकिन आपका बेसिक ही क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एक चार्ज है जो 1 कूलम का है, उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 12th में हम लोगों को कुछ सीखने का मौका मिलेगा। यहाँ पर ये चार्ज है और उसकी चार्ज की वैल्यू दिया हुआ Q, और ये एक मैग्नीट्यूड है 1.0 कूलम दिया हुआ है। इसके कारण इस पर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। वह कितना लगेगा, Q × E लगेगा along the directions of the applied electric field। और वह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E = E0 sin ωt। इसलिए मैं अगर बात करूं फोर्स कितना लगेगा तो फोर्स = Q E लग रहा है। इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दें 1, चार्ज आपके पास 1 कूलम है, और E के जगह पर क्या दिया हुआ है, E0। E0 की जगह पर मैग्नीट्यूड है 1, इट इज़ अगेन 1। और उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन, कोर्स साइन। और ओमेगा की वैल्यूज़ को भी आपकी जगह पर है, ओमेगा 10⁻3, तो 10⁻3 एंड फंक्शन t। सो द फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है वह फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, साइन 10⁻3 एंड दिस इज t। अब ये प्रश्न उठता है, व्हाट इज द v मैक्सिमम। तो फोर्स के बाद एक्सीलरेशन होता है। सो व्हाट अबाउट दिस एक्सीलरेशन, नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। मास आपके पास 10⁻³ है, ऊपर राइज कर जाएगा 10⁻³ एंड दिस इज इक्वल टू साइन 10⁻³ दैट इज ए कांस्टेंट एंड टाइम t। सो एक्सीलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। अब आपको वेलोसिटी चाहिए ना, तो हम लोग जानते ही हैं एक्सीलरेशन से वेलोसिटी की फॉर्मेट क्या हो जाएगा, dv/dt एंड दिस इज इक्वल टू 10⁻³, दिस इज साइन 10⁻³ × t। ये वैल्यूज आ गया।
अब आपको वेलोसिटी निकालना है, तो टाइम को आप लेफ्ट साइड ले लीजिए, राइट साइड लीजिए, तो डी वी इक्वल टू 10 टू द पावर 3, दिस इज इक्वल टू साइन 10 की पावर 3 टी इंटू डी टी। ओके, इसको इंटीग्रेट करेंगे, कब से कब करेंगे, टाइम t इक्वल टू 0, उस समय इनिशियल स्पीड 0 है, माना कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया हुआ भी इनिशियल में भी है, स्टार्टिंग फ्रॉम, अब माना कोई टाइम t है और वही v है जिसे हमको v मैक्सिमम पर चेक करना है। तो व्हाट अबाउट दिस, दिस इज v माइनस 0 मीन्स v, व्हाट अबाउट दिस 10 टू द पावर 3 साइन ओमेगा t, इसकी वैल्यूज क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा t, ओमेगा की जगह पर 10 टू द पावर 3 t डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3, ओमेगा से डिवाइड करना पड़ेगा और लिमिट है तो इसमें लिमिट पुट करना पड़ेगा 0 टू टाइम t तक पर आ जाइए। ये 10 टू द पावर 3 से ये 10 टू द पावर 3 कट गया, v इक्वल टू माइनस साइन आ गया, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कीजिए, 10t की वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगी, कॉस 10 टू द पावर 3 और टाइम t, और दूसरा पुट कीजिएगा कॉस 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यूज को आप कैसे पुट कर सकते हैं, तो दी v इक्वल टू माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो बेटर यू पुट 1 माइनस कॉस 10 का पावर 3t। अब ये t का आपको एडजस्ट करना है किस वैल्यू के लिए v की मैक्सिमम आ जाए, तो कॉस जो भी वैल्यूज है, कॉस 10 की पावर 3 यहाँ पर, कॉस 10 की पावर 3 जो ओमेगा की वैल्यू और t, ये वैल्यू का पूरा के पूरा कितना आ जाना चाहिए, इसको मैक्सिमम होने के लिए कॉस की वैल्यूज को, चूंकि ये ज़्यादा होना है तो माइनस 1 आ जाए, तो व्हाट इज द v मैक्सिमम, ये आ जाएगा 1, और इस वैल्यूज को अगर माइनस 1 आ जाए तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यूज आ सकता है कॉस के किसी भी वैल्यूज के लिए। सो व्हाट इज द v मैक्सिमम, ऑब्वियसली इट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन फिर से एक बार सॉल्व हुआ है, हम इसे ईजी कैटेगरी में डालते हैं, ये मॉडरेट से भी ईजी है। कैसा क्वेश्चन है कि देयर इज ए सर्च लाइट और स्पॉट लाइट लोकेटेड इट एस एंड दिस इज लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। जैसे कोई सामने दीवार है, आप उस दीवार के सामने इसको ऐसे सेट कर दीजिए, इसको हम लोग इस पॉइंट सेट कर लेते हैं, तो सामने दीवार है। अब नीचे में क्या है, ये बेस मान लीजिए, और इस लाइट को थोड़ा थोड़ा करके मूव कीजिए, तो इसकी लाइट की क्या होगी, पी पॉइंट मूव करने लगेगा। ये लाइट को अगर आप मूव करते हैं बेस से हॉरिजॉन्टली मूव कीजिए, तो इसका कहाँ पर आपके लाइटिंग का फोकस करेगा, वॉल पर करेगा, और ये धीरे धीरे आप देख सकते हैं मूव करते जा रहा है। तो दिस इज द सिनेरियो, this is S is kept on a horizontal plane and it is rotated again on a horizontal plane and the light falls on the wall. This is the on the base of a wall. You can see at any particular angle theta, this angle, the height is given. Let us suppose height, spot height is given. It is a 3 meter length हो गया। अब आप इसकी पोजीशन को क्या है कि धीरे धीरे मूव करते हैं। अगर ये एकदम से थीटा 0 रहता है तो ये पी पॉइंट यहाँ पर रहता है। अगर ये थीटा की वैल्यूज को आप ऐसे देखिए, p इक्वल टू 0, तो लाइट यहाँ पर, इसको मूव करते जा रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं, तो ये लास्टली लाइन यहाँ पर, और मूव करेंगे तो ये और दूर जाएगा, थोड़ा कम मूव करेंगे तो कहता है कि एट एनी पर्टिकुलर पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन व्हाट इज दिस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी जो p का होगा, व्हाट इज दिस p वेलोसिटी, कब के लिए कहता है, व्हेन थीटा मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन से, या इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी अगर कह लीजिए तो उस एक्सिस से बनाता है। लेट अस कंसीडर एट एनी टाइम, अब आप इसको बनाएंगे कैसे, एट एनी टाइम P इस पॉइंट से ले लीजिए, हम लोग ले रहे हैं P पॉइंट और ये A ले लीजिए, AP इज इक्वल टू x, अब आपको ले लीजिए, तो व्हाट इज द वेलोसिटी, दिस dx by dt इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग वॉल। अब आपको यहाँ पर dx by dt निकालना, लेकिन कैसे लिंक करें, तो आप एक काम कीजिए, tan थीटा ले लीजिए। अगर आप जैसे ही tan थीटा लेते हैं तो परपेंडिकुलर बाई बेस x by 3 हो जाएगा, इसलिए अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर, ये आपके पास आ गया। नाउ डिफ्रेंशिएट थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड s विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड दिस इज डी थीटा बाई डी टी। चूँकि आपको टाइम से डिफ्रेंशिएट करना है तो डी थीटा बाई डी टी, और इस साइड क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, एंड दिस ऑब्वियसली डी एक्स बाई डी टी आ जाएंगे यहाँ पर। सेक स्क्वायर थीटा पुट इट इज एट इट इज डी थीटा बाई डी टी मीन्स वॉट, एंगुलर वेलोसिटी, किसका एंगुलर वेलोसिटी हो गया, सोर्स ऑफ लाइट विथ विच इट इज ए रोटेटेड, ओमेगा हो गया। नाउ दिस इज वॉट वैल्यू 1/3 एंड दिस इज द पार्टिकल वेलोसिटी। What is the required? This is the V particle. What is this condition? 3
sec square theta and this is into omega. 3 sec square theta means रूट 2 की स्क्वायर हो जाएगा, जो कि sec थीटा 45 के लिए 1 बाई रूट 2 के लिए cos थीटा 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर हो गया. एंड व्हाट इज दिस वैल्यू? 0.1 रेडियन पर सेकेंड. दिस एंगुलर वेलोसिटी इज स्पेसिफाइड. कितना दे रहा है एंगुलर वेलोसिटी? 0.1 रेडियन पर सेकेंड एज पर द क्वेश्चन यू कैन सी फ्रॉम द फोकस्ड. नाउ व्हाट इज द बी पार्टिकल? 3 2 is 6.6, that is a 0.6 मीटर पर सेकेंड. एंड सो दिस इज योर आंसर्स. यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चंस को मैंने ट्रायंगल में बनाते हुए देखा है, इस बार स्क्वायर में भी आप बना रहे हैं. क्या कहता है? देयर इज ए स्क्वायर ऑफ साइड ए. ठीक आ गया. एंड देयर आर 4 कॉर्नर्स के, एल, एम और एन. लेट अस कंसीडर 4 बॉडीज या 4 पर्सन्स आर स्टैंडिंग के, एल, एम, एन. मान लीजिए कि 4 कॉर्नर पर 4 पार्टिकल्स या 4 बॉडीज हैं जो स्टेशंस हैं, एंड दे आर मूविंग विथ ए वी स्पीड सच दैट कि डायरेक्शंस ऑफ द मूवमेंट विल बी फोकस्ड ऑलवेज टूवर्ड्स एल. के मूव करेगा तो एल के तरफ मूव करेगा, अगर एल मूव करेगा तो एम, और एम भी मूव कर रहा है, इसका मतलब होगा अपने डायरेक्शंस को हमेशा मूव करता जाएगा. और एम मूव करेगा एन के तरफ, लेकिन अगर एन मूव करेगा तो उसको चेज करता हुआ उसके डायरेक्शन पर फोकस करता हुआ जोड़ेगा. मतलब हियर v is not the velocity, rather it is the speed, and the speed for all the particles or all the persons are same. तो क्वेश्चंस में उठता है where and when they meet. हालांकि where इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, when they meet, और आपको ये आंसर बताना है. चलिए मूव करते हैं. सबसे पहली बात ये हो गई कि L से अगर मैं मूव करना स्टार्ट करूं और ये M की तरफ दौड़ रहा है, तो M तो समय के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा और ये फोकस करता चला जाएगा. शुरुआत में ये यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ पर आके ये आ जाएगा, ये बीच में पॉइंट पर आके M का डायरेक्शन क्या करेगा? ये चेंज करता जाएगा इसको. तो L और M दोनों को यहाँ पर आएगा. M क्या करेगा? N को फोकस करेगा और वो N चूंकि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अपने पोजीशंस को लगातार चेंज करता जाएगा. सो इस पोजीशन पर आ गया. N भी इसको फॉलो करेगा और ये इस दिशा में आ रहा है तो शुरुआत में ऐसे करेगा, ऐसे आएगा, और लास्ट भी K L को फॉलो करेगा और L इस ओर जा रहा है तो यहाँ से स्टार्ट करेगा और ये. तो दिस इज द ग्राफ. अगर ये बात किया जाए ड्यू टू द सिमेट्री दे मीट एट द सेंटर, और अगर सेंटर पर मिलते हैं तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये रूट 2a हो जाएगा. और इसलिए ये वाला अगर L से O तक को ले लें तो व्हाट इज द LO डिस्टेंस? दिस इज इक्वल टू रूट 2a डिवाइडेड बाई 2. सो इट इज a बाई रूट 2. सो व्हाट इज द LO डिस्टेंस? चारों कॉर्नर से LO का सेम हो जाएगा. अगर NO भी लीजिएगा तो इतना ही डिस्टेंस हो जाएगा. यस. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ द वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन? इसका पार्टिकल्स का ये जो बॉडीज हैं इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? तो दिस इज द 45 डायरेक्शन. व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन? अगर हम चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट तो इसी डायरेक्शन में हो रहा है तो वेलोसिटी भी हम इसी डायरेक्शन कर लेंगे. तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग किस डायरेक्शन में लेना है? LO डायरेक्शन में. एंड दिस इज इक्वल टू V cos 45 डिग्री. नाउ cos 45 इक्वल टू 1 बाई रूट 2. सो दिस इज द वेलोसिटी. सो टाइमिंग क्या हो जाएगा? दैट इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम. नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? हमने देखा a बाई रूट 2. एंड व्हाट इज द टाइम? दिस इज कॉल्ड V बाई रूट 2. सो दे आर गेटिंग कैंसिल. फाइनल आंसर a बाई 2. इस क्वेश्चन में सारा का सारा डी के टर्म में दिया हुआ है, तो आप अगर डी के टर्म में भी निकालते हैं तो आंसर वही रहेगा, केवल डी को चेंज कर लीजिए क्योंकि यहाँ डी के टर्म में दिया हुआ है. तो रूट 2 कटेगा, डी बाई डी, एंड दिस इज योर आंसर. सो दिस इज ए स्क्वायर ऑफ साइड डी एंड दे आर चेंजिंग सच दैट the directions is always directed towards a particular man. Since man position is changing, so direction of the velocity always gradually changing. And where they meet, ये भी important चीज़ है, they meet at the center. और वो center कितना दूरी पर है? LO है. और LO की वैल्यू क्या है? तो this is the meeting point. That is center of the circle, center of the square. स्क्वायर के सेंटर पर मीट करता. बहुत आसान क्वेश्चन था. नेक्स्ट. यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक पैसेज है, काफ़ी लेंथी पैसेज है. मैं उसके क्रक्स में पढ़कर आपको तुरंत समझा देता हूँ. और ये IIT 2011 में था. बेस्ड ऑन दिस पैसेज देयर वर 3 डिफरेंट क्वेश्चंस एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी क्वेश्चंस. मेरा क्वेश्चंस में पैसेज क्या कहता है, जरा ध्यान से सोचिए. कहता है कि वेलोसिटी या मोमेंटम ऑफ ए गिवन बॉडी और पार्टिकल इज ए पोजिशन डिपेंडेंट, नॉट
टाइम डिपेंडेंट। मतलब अगर वेलोसिटी कह लीजिए या मास इनटू वेलोसिटी कह के लीनियर मोमेंटम कह लीजिए, तो लीनियर मोमेंटम इज ए पोजीशन डिपेंडेंट एंड दिस ग्राफ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ एंड दिस इज टेक्निकली कॉल्ड एज ए फेज स्पेस डायग्राम। ऐसे ग्राफ को आज के डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ग्राफ्स होते हैं और इसका नाम रखा गया है फेज स्पेस डायग्राम। आप देख सकते हैं कि ये फेज स्पेस डायग्राम में वो पैसेज कहता है कि दिस इज द फेज स्पेस डायग्राम फॉर वन पर्टिकुलर केस। केस क्या है कि द बॉडी इज मूविंग द एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन। सो एरो क्या शो करता है कि दिस इज द इनिशियल स्टेज है। यहाँ पर क्या इनिशियल स्टेज है, जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो लीनियर मोमेंटम p है, और जब उस समय का पोजीशन भी क्या है आप देख सकते हैं x इक्वल टू 0 है। मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू 0 पर इट हैज ए लीनियर मोमेंटम एंड दिस लीनियर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। आप देख सकते हैं एरो भी दिया हुआ है। एरो क्या करता है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी इज फ्रॉम दिस पोजीशन एंड सो द लीनियर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। अब लीनियर मोमेंटम और पोजीशंस के हर साल IIT-JEE में क्वेश्चन लगभग मैं देख रहा हूं कि ग्राफिकल आ रहे हैं, और उसी ग्राफिकल्स के 3 क्वेश्चंस आ गए हैं जो कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसी पैसेज के और उसी कॉन्सेप्ट्स के बल पर मैं आपके साथ तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है। मैं आपको एनालाइज करने के लिए बोर्ड पर भी क्वेश्चन ले लिया हूँ। कहता है बॉल इज थ्रोन अप। इस बात को ध्यान दीजिएगा, बॉल इज थ्रोन अप with a certain amount of linear momentum or so called velocity. How does this linear momentum vary with position? That is called a space phase diagram. ये space phase diagram आपके पास है और इसे ध्यान दीजिएगा। इस space phase diagram पर सबसे पहले इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ball has been thrown up with a certain linear momentum। जब आप linear momentum से फेंकते हैं तो इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पर, या यूँ कह लीजिए कि पोजीशन इक्वल टू 0 पर लीनियर मोमेंटम क्या होगा, दिस मस्ट हैव ए मैक्सिमम वैल्यू। तो इस ग्राफ में सबसे पहले ये चेक कीजिए कि टाइम t पर मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है। टाइम t या यूँ कह लीजिए पोजीशन 0 पर, तो पोजीशन जब यहाँ पर 0 लेते हैं तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर, तो ये एक केस हो सकता है। दूसरी बात ये क्या हो सकता है, इसको चेक कीजिए कि ये लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा। एक बार ये ऊपर जाएगा, लगातार ऊपर जाता है और उसके बाद ये नीचे जाता है। तो नीचे और ऊपर जाने में क्या डिस्प्लेसमेंट, ध्यान चीकिए, मैं इसके साथ आपके साथ यहाँ पर आ जाता हूँ। सपोज कीजिए ये ग्राउंड है, आपने यहाँ से v वेलोसिटी से फेंका या लीनियर मोमेंटम से फेंका। अगर लीनियर मोमेंटम से फेंका तो ऊपर गया, यहाँ तक गया, तो ये तय बात है कि h की जो हाइट होगी ये पॉजिटिव होगा। लेकिन ये जब नीचे भी आएगा तब भी h की हाइट क्या रहेगी, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ तक तो x इक्वल टू 0 ऊपर और यहाँ तक सारे के सारे पॉजिटिव है। निगेटिव किधर है, जब डाउनवर्ड जाएगा तब तो। और आपका कहाँ पर है, बॉल को फेंकें और बॉल आपके हाथ में आ जाएगा। बॉल तो जमीन के नीचे धंस के तो नहीं ले गया। इस बात को याद करना है कि पोजीशन इज नेवर निगेटिव। लेकिन यहाँ पर इसमें चेक कीजिए, पोजीशन ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ये तो ठीक है, यहाँ पर ये भी ठीक था, ये पोजीशन और ये बात एकदम ठीक है। लेकिन हेयर दिस पोजीशन इज निगेटिव अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। इस साइड अगर पॉजिटिव है, इस साइड निगेटिव है, तो पोजीशन कैन नॉट बी निगेटिव। क्यों? क्योंकि फिर से एक बार देख लीजिए, जब आप बॉल को थ्रो करते हैं तो रिटर्न जर्नी में भी वो पॉजिटिव ही डिस्प्लेसमेंट रहता है और लास्ट में आके 0 डिस्प्लेसमेंट होता है, निगेटिव कभी भी नहीं होता। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं इसमें, तो ये भी उसी तरह से निगेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, ये भी कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं इसकी बात है, तो ये भी आपके पास पूरे के पूरे निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसकी बात आई, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल टाइम पॉजिटिव है। हाँ, जब आपने टाइम t को 0 मान के चला था, तो आपने जब शुरू में फेंका था, यहाँ पर पोजीशन क्या था, 0 था, और यहाँ पर देखिए टाइम एरो जिधर से जाता है वो टाइम का स्टार्टिंग लेता है, तो उसी टाइम पर लीनियर मोमेंटम क्या था, पॉजिटिव था, और ये मैक्सिमम भी था। पॉजिटिव इस डायरेक्शन को क्या ले लिया, टेक अप डायरेक्शन एज ए पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद क्या, जैसे जैसे वो टॉप पर जाते गया, टॉप पर जाते गया, इसका मतलब क्या हो गया कि धीरे धीरे उसकी पोजीशन बढ़ता चला गया, और यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो चुका है, h मैक्सिमम हाइट पर आ गया। अब क्या करेगा, नाउ इट रिवर्सेस द डायरेक्शन। मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इसका धीरे धीरे घटता चला गया और उसका लीनियर मोमेंटम या यूँ कह लीजिए वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता चला गया, इसलिए यहाँ पर -p हो गया। वेलोसिटी अगर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव साइन लिए हैं, और वही वेलोसिटी अगर नीचे चला जाएगा तो निगेटिव साइन लिए हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। मैं समझता हूँ लाजवाब ग्राफ है। और दूसरी बात मैं बता दूँ कि वेलोसिटी और पोजीशन का ग्राफ तो
ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तकरीबन मैंने इसे 4 या 5 बार पिछले क्लासों में रिपीट कर चुका हूँ, इसलिए आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पर देखिए, ये भी SHM का क्वेश्चन है लेकिन फेज स्पेस डायग्राम पर डाला गया क्वेश्चन है। क्या कहता है, ज़रा इस केस को आप एनालाइज कीजिए। दिस इज द स्प्रिंग मास सिस्टम, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है। इट लाइज ऑन ए परफेक्टली स्मूथ सरफेस। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, मास m है। अब आप आ जाइए, इस स्प्रिंग को आप खींच के थोड़ा सा आगे कर लीजिए, यहाँ तक ले आइए। सो व्हाट इज दिस एम्पलीट्यूड, आपने कितना इसे डिस्प्लेस किया। लेट अस सपोज दिस इज द x डिस्टेंस को आपने इसे खींच के आगे कर लिया। अब आप इसको छोड़ देते हैं तो क्या करता है, अभी इसके पास कौन सा एनर्जी है, जब आपने इसको इस पोजिशन पर खींचे हैं तो यहाँ पर इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। जब इसको छोड़ देते हैं तो ये मीन पोजीशन पर आ जाता है। इस मीन पोजीशन पर आने पर इसका डायरेक्शन वेलोसिटी का यहाँ पर रहता है और ये भी मैक्सिमम आ जाता है और अपने नेचुरल लेंथ पर, ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है, ये नेचुरल लेंथ से एक्सटेंडेड है। तो जब स्प्रिंग खींचा जाता है तो उसमें कितना एनर्जी मैक्सिमम आ जाता है, दैट इज हाफ K और x स्क्वायर। K स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है और x क्या हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं जो एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट है उससे पोटेंशियल एनर्जी है। और यहाँ पर इसका v का पोजीशन कितना है, 0 है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अगर इन दोनों एनर्जी को ऐड कर देते हैं तो देयर इज ए टर्म मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी K इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर होता है और ये x स्क्वायर होता है। दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी। तो इस पोजीशन पर मैकेनिकल एनर्जी टोटल पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी 0 है। ये बात आपको समझ में आ गया। यहाँ पर इसके पास क्या आ जाएगी कि इस मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल 0 हो जाएगा, क्योंकि x का एक्सटेंशन 0 हो जाएगा। तो जो भी होगा वो वेलोसिटी ही होगा और वेलोसिटी का भी यही मैग्नीट्यूड आ जाएगा, जो कि देयर इज ए नो लॉस है। ये पहला केस है। दूसरा केस मैं ये बताता हूँ बच्चे लोग कि अगर मैं इसे दुगना खींच के ले जाऊँ, सपोज कीजिए इसको मैं यहाँ पर से नेचुरल पोजीशन है, इसको और मैं आगे की ओर खींच के ले जाता हूँ। कितना खींच के ले जाता हूँ, इस पोजीशन पर, यहाँ से मैं छोड़ता हूँ। अब इसके इस नेचुरल से मैंने इसको कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 2a तक कर, सपोज कीजिए 2x तक कर लिया, ठीक हो गया ना। तो जब आप इसे 2x करते हैं तो अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2x का स्क्वायर कर देंगे, ये एनर्जी हो गया। क्योंकि यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो ये भी टोटल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। तो पूछता है कि अब अगर मैं इस पूरे को रिप्रेजेंट करूँ साइक्लिक मेथड से, इस पोजीशन को मैं क्या शो करूँगा, ओरिजिन है। इस ओरिजिन पर क्या हो जाएगा, मैं इसकी एनर्जी को काइनेटिक शो करता हूँ। इस ग्राफ में आपके पास ये जो y एक्सिस पर है मोमेंटम है और ये पोजीशन है, स्पेस फेज स्पेस डायग्राम है। अब यहाँ पर आ जाइए, इस पोजीशन पर मोमेंटम क्या शो करता है, यहाँ पर मैक्सिमम मोमेंटम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मोमेंटम ज़्यादा है, मतलब इस पोजीशन पर वेलोसिटी ज़्यादा है। और अगर इस पोजीशन पर कहें तो मोमेंटम 0 है और पोजीशन सबसे ज़्यादा है। तो इस पोजीशंस के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लगातार हर पार्टिकल की, इस पोजीशन पर पार्टिकल ले लीजिए तो यहाँ पर दोनों हो गया। इस जगह पर मोमेंटम के कारण, वेलोसिटी के कारण काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस जगह पर क्या है कि देयर इज वन एंड ओनली वन एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज ओनली पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पर है और इसकी रेडियस क्या है, 2a है E1 के लिए और E2 के लिए a है। तो एनर्जी के बारे में पूछता है। सो व्हाट इज द एनर्जी, इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2a का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं E2 की बात करूं तो यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस पोजीशन पर मोमेंटम क्या है, 0 है। जो भी है पोजीशन के कारण है और पोजीशन x इक्वल टू क्या है, a है। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और इसके E2 के लिए पोजीशन कितना है, यहाँ पर a का स्क्वायर है। अगर मैं E1 और E2 की रेशियो को लेता हूँ तो दिस इज 4। सो व्हाट इज द E1 वैल्यू, 4 ऑफ E2 वैल्यू। तो इस तरह से बात ध्यान दीजिएगा कि अगर SHM का आपके पास थोड़ा सा प्रिलिमिनरी आइडिया है, जहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी इज द अलजेब्रिक समेशंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो ये बन जाता है। अगर यहाँ पर का रेशियो देता तो ये काइनेटिक और ये काइनेटिक एनर्जी में भी डबल का रेशियो होता तो भी तो आंसर वही आ जाता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पर देखिए IIT JEE का है, उसी पैसेज का ये तीसरा क्वेश्चन है। क्या कहता है, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है। आप एक स्प्रिंग देख सकते हैं, मास सिस्टम है। इट इज ए वर्टिकली सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ ए सीलिंग, और इसे पानी के जार में
डुबाने के हम लोग पोजिशन पे रखते हैं। पहले जेंटली इसकी पोजीशन को यहाँ तक पकड़ कर रखिए पानी के अंदर और जस्ट रिलीज़ कीजिएगा। जस्ट रिलीज़ कीजिएगा तो ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ये नीचे की ओर जाएगा। सो इसकी पोजीशन क्या होगा, कमेगा। इनिशियल स्टेज में जब आपने इसे रिलीज़ किया था उस समय इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था, और पोजीशन क्या था, इसका मैक्सिमम था। तो दो बात को ध्यान दीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होने का मतलब मोमेंटम 0 था और पोजीशन मैक्सिमम था। इस ग्राफ पर आइए, जिस ग्राफ की बात मैं कर रहा हूँ वो बी चॉइस में आता है। इस ग्राफ पर देखिए तो यहाँ पर आप आके शुरुआती दौर पर जब स्टार्टिंग के लिया गया, ये थोड़ा सा और ऊपर से भी ले सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं। शुरुआती दौर पर क्या है, ये देख सकते हैं पोजीशन मैक्सिमम है, लेकिन व्हाट अबाउट द वाई कोऑर्डिनेट, इसकी वाई कोऑर्डिनेट 0 है। मतलब इस जगह पर यहाँ पर इसकी पोजीशंस क्या हो गया, h इक्वल टू मैक्सिमम हो गया और p इक्वल टू यहाँ पर 0 हो गया। टाइम भी 0 है, चूँकि एरो शो करता है किस जगह से आपने स्टार्ट करना। उसके बाद क्या होगा, ये पानी में जाएगा, पानी में जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शंस। इसके पास क्या होगा, लीनियर मोमेंटम धीरे धीरे करके इसका बढ़ता चला जाएगा। आप देख सकते हैं धीरे धीरे करता हुआ इसका लीनियर मोमेंटम बढ़ते चला जा रहा है। चूँकि आपने जस्ट छोड़ा था, बीच में वो मैक्सिमम आ जाएगा और फिर धीरे धीरे घटने लगेगा। तो यहाँ पर आके इसका लीनियर मोमेंटम मैक्सिमम आ गया, p इज़ द मैक्सिमम। और उस पोजीशन पर आप देख सकते हैं कि आपका x की वैल्यू है वो सबसे कम आ गया, यहाँ पर कम आ गया। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे x की वैल्यूज़ को आप देखते जाइएगा, घटते चला जा रहा है, घटते चला जा रहा है। किस x की वैल्यू, इसकी पोजीशंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा ये लीनियर मोमेंटम है। मोमेंटम देखिए आपके पास धीरे धीरे घटते 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 मोमेंटम 0 हो जाएगा, लेकिन पोजीशंस क्या आपके पास इस साइड आ जाते हैं उसी पोजीशन पर। उसके बाद क्या क्या होता है, आप आगे की ओर ऊपर जा रहे हैं, मोमेंटम क्या होगा आपका धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, मोमेंटम बढ़ रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द एयर वाटर रेसिस्टेंस मोमेंटम में कमी आ जाएगा। इस मोमेंटम का यहाँ तक का जो मैग्नीट्यूड है P1 और इसकी P2 है, तो P1 मस्ट बी सर्टेनली ग्रेटर देन P2। क्यों, बिकॉज ऑफ द वाटर फ्रिक्शन वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो शुरुआत के समय में क्या था, इसकी पोजीशन सबसे ज़्यादा था और वह एक साइकिल के लिए लिया गया फॉर वन कंप्लीट साइकिल। साइकिल के लिए क्या होगा बच्चे लोग, यहाँ पर से था, यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ तक गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ से चला जाएगा, फिर ये ऊपर तक चला जाएगा और फिर ऊपर जाने के बाद क्या करेगा, ये फिर और ऊपर की ओर, चूँकि यहाँ पर आप जस्ट रिलीज़ किए, ये नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा और फिर उसी पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये एक बार में 4 क्वाड्रेंट पर जा रहा है, एक बार गया, दूसरा बार गया, तीसरा बार गया और चौथा यहाँ पर लास्ट कर गया एक साइकिल के लिए। इस साइकिल में क्या अंतर आ जाता है, यहाँ पर इस ओर आप देखते हैं कि हाइट मैक्सिमम था, दूसरे बार के जब साइकिल पर आया तो वो उसके हाइट तक नहीं पहुँच पाएगा, उससे कम पहुँचेगा बिकॉज ऑफ इट्स लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और उससे यहाँ पर एक बात और भी देख सकते हैं कि हर स्टेज पर उसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज करता है एक साइकिल के लिए। पुनः इसके बाद की अगर क्या होगी तो फिर यहीं से रिपीट करेगा, अगर दूसरा साइकिल रहता यहाँ से करेगा, यहाँ से करने के बाद ये यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद का क्या करेगा, ये दूसरा साइकिल का हो गया। तीसरा साइकिल में क्या करेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, चौथा साइकिल और लास्टली उसी जगह पर आके रुक जाएगा जहाँ पोजीशन भी 0 हो जाएगा और लीनियर मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। इस तरह से मैंने इसको बेहतर ढंग से समझाता हुआ कि शुरुआती दौर में पोजीशन वेक्टर मैक्सिमम है और मोमेंटम 0 है, और लास्ट के भी स्टेज में यहाँ पर रिलेटिवली पोजीशन वेक्टर कुछ है लेकिन मोमेंटम 0 है। और अगर ये साइकिल एक से ज़्यादा कंप्लीट करेगा तो फाइनली इट स्टॉप्स एट द सेम पॉइंट, अपनी जगह से भी कम करेगा और वेलोसिटी भी कम हो जाएगा। इस तरह से आज का मैंने जो टास्क हमारा था कि काइनेमेटिक्स को पूरा कर लेना, इस चैप्टर में मैंने पूरा कर लिया। अगला जो आपके पास पोर्शंस आते हैं उस पोर्शंस में हमारा फोर्स, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशंस का है, उसके साथ साथ लगे हुए वर्क पावर और एनर्जी भी इन्वॉल्व होगा। तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, एंजॉय कीजिए। गुड लक, गुड बाय।